अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्टेबिलिटी एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है और जो है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो हमें क्या और किस टाइप की इंफॉर्मेशन देखता है जब हम कहते हैं कि डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट है क्या, देन हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो है वो स्टेबिलिटी फॉर्मेशन कांस्टेंट को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बेस पे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स बने हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी है, या हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उनके दरमियान की जो बॉन्डिंग है, उनके दरमियान का जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है बेसिकली इसको हम बाइंडिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, जो क्या करता है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स बना है किसी भी लिगेंड और मेटल आयन के दरमियान उस कॉम्प्लेक्स और लिगेंड जो बना है जो कॉम्प्लेक्स बना है लिगेंड और मेटल आयन का दरमियान इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि बाइंडिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, मेजर ऑफ द इट इज अ मेजर करता है क्या है ये, इट इज अ measure of the strength of the interaction between the metal ion between the reagents that come together to form that comes together to form a complex। ठीक है, बेसिकली हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बाइंडिंग कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट हम क्या कह सकते हैं कि ये वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो कि हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है हम कहते हैं कि बाइंडिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है और बेसिकली ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि जब हम कहते हैं कि जो डिफरेंट रिएजेंट्स आपस में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स बना है जो डिफरेंट रिएजेंट्स की इंटरेक्शन का उनकी आपस में इंटरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बाइंडिंग कांस्टेंट जो है वो मेजर करते हैं। लाइक अगर लेट्स सपोज हम सिंपल एग्जांपल दें कि अगर कोई मेटल आयन है अगर वो किसी लिगेंड के साथ जो है वो बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाता है तो जो मेटल आयन की और जो लिगेंड्स की आपस में बॉन्डिंग होगी, इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन को उस बॉन्डिंग को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, टू मेन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो हम स्टडी करते हैं मोस्टली, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास मेटल आयन का और लिगेंड का हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है मेटल आयन विद लिगेंड, कि कोई मेटल आयन लिगेंड के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, या फिर क्या होता है कि जो डिफरेंट एनाइंस होते हैं वो आपस में बाइंड अप कर होके क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो जब सबसे पहले जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मेशन थी वो उस पर काम जो था वो किसने किया, जे बेजिरम ने जो था वो काम किया। और बेजिरम के मुताबिक क्या था कि जो भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है या जो भी हमारे पास इन अदर वर्ड्स अगर ये कहूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप होती है। मीन्स क्या कि कोई भी अगर हमारे पास मेटल आयन है उसके साथ कोई लिगेंड इंटरेक्ट कर रहा है तो लिगेंड की जो एडिशन है मेटल आयन के ऊपर या लिगेंड की जो इंटरेक्शन है मेटल आयन के साथ वो क्या होगी 1 by 1 यानी कि स्टेप वाइज होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जे बेजिरम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स complex formation
is proceeds by the stepwise is proceeds by the stepwise addition of ligand to the metal ion, the stepwise addition of the to मेटल आयन। मीन्स क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मेटल आयन और लिगेंड के इंटरेक्शन से बन रहा है, तो जो लिगेंड की मेटल आयन के ऊपर एडिशन होगी वो क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। मीन्स क्या कि फर्स्टली अगर कोई हमारे पास हम जो लिगेंड ऐड कर रहे हैं वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो फर्स्टली एक लिगेंड जो है वो मेटल आयन के साथ बाइंड होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो सेकंड लिगेंड बाइंड होगा, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर थर्ड होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है फोर्थ होगा। इस तरह से अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल जो है वो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो मीन्स क्या कि जितनी भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेटल आयंस के साथ जितने भी लिगेंड्स बाइंड अप होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर हम इनका जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँगी हमारे पास एक मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, जो डिफरेंट जो लिगेंड्स हैं या जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कंबाइन हुए हैं हमारे मेटल आयन के साथ, क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश है और हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक जो है वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूँ, ठीक है, बीटा एन से यूजुअली प्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं बीटा एन लिखूँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूँ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एम एल एन ओवर एम टू एन, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो है वो ये बीटा एन जो है वो क्या कहलाता है, ओवरऑल, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी। ओवरऑल मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसमें मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक मेटल आयन है जिसके ऊपर एन मीन्स नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो अटैच हुए, और देन हमारे पास फाइनल कॉम्प्लेक्स MLN बना है, ठीक है। अब अगर मैंने क्या कहा कि मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा, तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये बना। यहाँ पे बीटा एन है, ये क्या शो कर रहा है, ओवर एन स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वही शो कर रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पास m है वो बेसिकली हमारा क्या है, मेटल आयन को शो करता है, और L जो है वो हमारे पास क्या है, लिगेंड को शो कर रहा है, और n मीन्स नंबर है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो हमारे क्या हुए हैं, मेटल्स के साथ या मेटल के ऊपर जो है वो ऐड अप हुए हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या था, एक फाइनल एक्सप्रेशन था। अगर हम देखें कि हमने जिस तरह के हमने क्या कहा, बेजीराम के मुताबिक क्या था कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। मीन्स क्या कि हमने यहाँ पे देख लिया कि डायरेक्टली ऐड हुए हैं, अगर हम इसका जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस लिखे जो कि ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनती है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो फर्स्टली हमने क्या किया कि हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो हमारे पास पहले फर्स्ट एक सिंगल लिगेंड ऐड होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम कहते हैं नेक्स्ट लिगेंड, जो मोनोडेंटेट लिगेंड हमारा नेक्स्ट ऐड हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया, Ml2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारा लिगेंड ऐड हुआ, क्योंकि हम एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, 2 + L, तो ये हमारे पास क्या बन गया, Ml3 बन गया। और क्योंकि हमारा टेट्राहेड्रल है मीन्स क्या कि 4 लिगेंड्स ऐड हो सकते हैं, तो ये हमारे पास, ठीक है। ये अब यहाँ पे अगर हमने क्या कहा, इट्स मीन कि यहाँ पे जो Ml हमने यहाँ पे डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, इट्स मीन यहाँ पे MLN4, क्योंकि अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो N की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इनके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देखें, तो अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट लिगेंड है जो इसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K1 होगा, इसका K2 से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका K3, और इसका हमारे पास क्या K4। अगर हम इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू और K4 इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Ml/m
इंटू एल, ठीक है। अगर हम K2 का लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, ML2 ओवर ML प्लस L। अगर मैं K3 का लिखूंगी तो मेरे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, ML3 ओवर ML2, ठीक है, और L। और अगर मैं K4 लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ML4 ओवर ML3 इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, ये हमारे पास क्या है, स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ क्या है कि K1, K2, K3 और K4 आर स्टेप वाइज, मीन्स क्या कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारे पास लिगेंड्स और मेटल आयन का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके जो स्टेप वाइज हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास K1, K2, K3 और K4 बन रहे हैं, ठीक है। आर स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, स्टेप वाइज जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स आ गए। नेक्स्ट अब अगर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन सारे के सारे जितने भी जो स्टेप वाइज हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं इनका जो है वो हम रिलेशनशिप देखें कि हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप बनता है। तो क्या है कि अगर हम ये जितने भी हमारे पास स्टेप वाइज जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एट द एंड आंसर आता है वो हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि मैंने फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा इक्वल होगा K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 मल्टीप्लाई बाय K4, ठीक है। इसको हम जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इधर हमारे पास जो है वो ये सेम आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या था, क्योंकि हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से, तो हमारे पास देखिए K1 हमारे पास क्या था, ML ओवर M इंटू L आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सेकेंड हमारे पास क्या है, ML2 ओवर ML इंटू L आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ML3 ओवर ML2, ठीक है, इनटू L आ जाएगा। बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर है हमारे पास मेटल आयन की और लिगेंड की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को शो करे। और हम ML4 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ML4 ओवर ML3 इंटू L, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ये देखें ML से ML कैंसल, ML2 से ML2 कैंसल, ML3 से ML3 कैंसल, तो हमारे पास जो बीटा एन की वैल्यू आती है वो क्या बचती है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कौन सा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ML4 इज इक्वल टू M इंटू L4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाता है ओवरऑल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इट्स मीन क्या कि जो हमने बात की थी कि बेजिराम ने क्या कहा था कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, फॉर्मेशन होती है, वो बेसिकली किस तरह से फॉर्म होती है, स्टेप वाइज जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं उनका ऊपर जो है वो बेस करती है। तो यहाँ पे जो है हमने प्रैक्टिकली जो है वो देख लिया कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो स्टेप वाइज जो भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं उनसे हम उसको जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। वी कैन आल्सो फाइंड द इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट को जो है वो बेसिकली KI से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है 1 ओवर बीटा एन के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो KI है वो हमारे पास क्या है, इंस्टेबिलिटी या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, ठीक है।
बेसिकली जो है वो इंस्टेबिलिटी या डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या शो करता है कि अगर जितनी हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही उसका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा, मीन्स क्या कि उतना इजीली जो है वो डिसोसिएट हो सकता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो उसकी डिसोसिएशन या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर जो है वो हमें क्या दिया हुआ हो, हमें जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन हो और हमसे कहा जाए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इस फार्मूले के अंदर पुट करके हम क्या कर सकते हैं कि उसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ट्रेंड है कि किस तरह से जो है वो K1, K2, K3, K4 की वैल्यू जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे हम स्टेप वाइज एडिशन होती जाती है तो K1, K2, K3 की वैल्यू जो है वो यूजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो K1 की होगी, K2 की उससे कम होगी, K3 की जो है वो उससे कम होगी और K4 की जो है वो फॉर्मेशन उससे भी कम होगी। तो यूजुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ का ट्रेंड जो है वो इस तरह से आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो फर्स्ट हमारे पास आएगा वो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होगी और जो हमारे पास सबसे लास्ट में जो फोर्थ या है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज टेट्राहाइड्रल कंपाउंड की बात करें तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फोर्थ आएगा उसकी जो है वो वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जो है वो इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि किन के ऊपर जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बेस करते हैं। ठीक है, जिनके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना है, क्या है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकेंगे वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग है। फैक्टर्स जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले जो है वो देखें कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो बेसिकली जनरली द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर विल बी द स्टेबिलिटी। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स गिवन है, उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर से जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ग्रेटर stability constant, higher will be the stability of complex. जिस कॉम्प्लेक्स की जितनी ज़्यादा जो है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, फैक्टर्स दैट इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को जो है हम किस तरह, अब लेट्स सपोज अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं अगर मैं लिखूँ, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट है कॉपर, ठीक है, अमोनियम, और सेकंड जो है सिल्वर, टू। ठीक है, ये है। अगर हम इनके में जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखती हूँ तो जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, और इसके जो स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट की ओवरऑल स्टेबिलिटी, और जो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों में से देखें कि किसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है तो ज़्यादा है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स की है। इट्स मीन ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वे। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्सेज ऐसे हों, उनकी हमें जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन हो, तो जिस कांस्टेंट की स्टेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बेसिस पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो सेकंड आता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर हम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला देखें, बेसिकली चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला अगर हम देखें चार्ज ओवर, ठीक है, रेडियस ऑफ पॉइंट। ठीक है, इस रिलेशनशिप से अगर हम रिलेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, अब इट्स मीन क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, मीन्स क्या कि हायर विल बी द चार्ज डेंसिटी, नहीं, greater will be the charge ठीक है, greater will be the charge on the ion higher will be the charge density ठीक है, जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है चार्ज होगा आयन के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, और उतना ही स्टेबल जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जांपल देखूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ आयरन अमोनिया की, फेरिक अमोनियम की। ठीक है, (3) पॉजिटिव, और सेकंड अगर मैं लिखूँ तो वो मेरे पास है ठीक है, यहाँ पे ये दो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्सेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कंपेयर करें तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर जो है वो चार्ज 3 पॉजिटिव है। इट्स मीन क्या है कि जिसके ऊपर चार्ज, जिस मेटल आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जिसके ऊपर चार्ज कम होगा। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से हम कह सकते हैं कि जो मोर स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, इट्स मीन जितना ज़्यादा चार्ज होगा इनके ऊपर उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। सेकंड ये आ गया। थर्ड हमारे पास जो आता है वो इसी फॉर्मूले से अगर हम रिलेट करें, रेडियस ऑफ आयन। ठीक है, अब क्या है, अगर कोई भी हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेटल आयन्स हैं, उनके जो है वो साइजेस अगर कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जो है वो किसी भी कंपाउंड का रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, मीन साइज उसका अगर बड़ा होगा, तो उसकी जो है वो चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो कॉम्प्लेक्स जो है वो उतना ही लेस हम स्टेबल कहेंगे। ठीक है, हायर विल बी द रेडियस आयन, लो विल बी द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्या है, थर्ड का है, अगर हम इसी से रिलेट कर सकते हैं कि हायर रेडियस आयन, या फिर जिसको हम साइज कहते हैं, आयन का रेडियस जितना ज़्यादा होगा, लोअर विल बी द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और जिस तरह चार्ज डेंसिटी जब उसकी कम होगी तो उसी तरह से क्या होगा, लेस स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेस स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स एंड वाइस
वर्सा, ठीक है। इसका ऑपोजिट हम कर सकते हैं, हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ आयन कम होगा, चार्ज डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि जो है वो जितना ज़्यादा जो है वो हमारे मेटल कंपाउंड का जो है वो रेडियस आयन कम होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, उतना ही ज़्यादा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उतना ही ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मीन्स हम कह सकते हैं कि लेस स्टेबल, लेस रेडियस, ठीक है, क्या अगर क्या लेस रेडियस, साइज जितना कम, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, मैं अगर एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है, अगर हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल और कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबके ऊपर अगर हम देखें तो सबकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, चार्ज मतलब सबके ऊपर अगर हम कह रहे हैं कि सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम साइज़ देखें तो इस स्ट्रेंथ से जो है वो क्या होता है, इनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। साइज़ डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे, तो इनके साथ जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बेस पे जो है वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो है वो कि हाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है या नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो उसके जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी कंपाउंड की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल हम अगर देखें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन बचता है फैक्टर, वो है चिलेशन का, जिसको किलेशन भी पढ़ते हैं, जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज़ की जाती है। चिलेशन की बेस पे भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उसकी हम जो है स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। बेसिकली किलेशन या फिर चिलेशन जिसको हम कह सकते हैं वो क्या होता है कि हम कहते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे या कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब वो मेटल आयन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाते हैं तो वो रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो वो ऐसे लिगेंड्स जो कि हमारे जो है मेटल आयन के साथ रिंग बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किलेशन या फिर चिलेटिंग रिएजेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा लिगेंड अटैच है मेटल आयन के साथ जो कि चिलेटिंग रिएजेंट है, मीन्स के रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास जो सिंपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। मीन्स क्या, लिगेंड्स फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल आयन दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कम्पेयर टू नॉन चिलेटिंग रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। ligands form rings with metal ions form more stable complexes, ठीक है। इनको हम ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे लिगेंड्स जो कि क्या करते हैं जो है वो रिंग्स बनाते हैं उनको हम चिलेटिंग रिएजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैं दो लिखूँ एग्जांपल्स, ठीक है, 3 पॉजिटिव और दूसरा जो है वो हमारे पास कोबाल्ट ठीक है। अब यहाँ पे जो ये EN लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है,
हैविंग सेम, अच्छा बाइडेंटेट लिगेंड है और इसको हम इथेन 1,2 डाइमीन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं, एक हमारे पास कोबाल्ट का अमोनिया के साथ है और सेकेंड हमारे पास कोबाल्ट का इथिन 1,2 डाइमीन के साथ है। अब जो इथिन डाइमीन है वो चिलेटिंग रिएजेंट है, मीन्स क्या कि वो क्या करता है, जो भी हमारे पास मेटल आयन है लाइक कोबाल्ट मेटल आयन है उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो रिंग फॉर्मेशन की फॉर्म में बनाएगा। तो इसकी वजह से इथेन 1,2 डाइमीन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल कोबाल्ट जो है वो अमोनिया के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, लेकिन किस वजह से हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, किस वजह से, क्योंकि जो इथीन 1,2 डाइमीन है वो चिलेटिंग रिएजेंट है, वो रिंग फॉर्मेशन करता है, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज़ कम्पेयर टू कि जो अमोनिया जो सिंपल जो है वो बाइडेंटेट नहीं है बल्कि मोनोडेंटेट लिगेंड है और क्या करता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिंग फॉर्मेशन नहीं करता, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, जो भी कॉम्प्लेक्स बना है, आइदर जो है वो स्टेबल है या नहीं है, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कि किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनकी बेसिस पे जो है वो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जो है वो फॉर्मेशन को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिटेल में डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की डिटर्मिनेशन करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।